हेलो एंड वेलकम टू मते मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने अपनी ही पार्टी रहनुमाओं को झूठा करार दे दिया। डी चौक में सैकड़ों कारकुनान की शहादतों के दावे गलत निकले। बैरिस्टर गौहर ने 12 की तस्दीक कर दी। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक भी अफवाहें झूठी निकली। पार्टी ने खान के सेहतमंद होने की तस्दीक कर दी। बानी पीटीआई की सड़कों के बजाय अब मामला पार्लियामेंट में उठाने की हिदायत। जबकि दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान की कॉल पर एक मरतबा फिर आने का अंदिया दे दिया। बुशरा बीबी सियासी मंजरनामे से गायब, पर्दे के पीछे आखिर क्या चल रहा है। और इसके अलावा बानी पीटीआई की 24 मई समेत 7 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई। जबकि इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने डी चौक एहतजाज में नामजद बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और शेर अफजल मरवत समेत 96 मुल्जिमान की गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए। प्रोपेगेंडा के जरिए हुकूमत को बदनाम करने की कोशिशें। हुकूमत ने गिरफ्त में लाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली। रियासती इदारों के खिलाफ मुहिम पर वजीर आजम ने 7 रुकनी टास्क फोर्स तश्कील दे दी। और इसके अलावा नशे की हालत में असला रखने का जुर्म, जो बाइडन ने जाते जाते अपने बेटे हंटर बाइडन को सदारती माफी दे दी। ट्रंप की शदीद तनकीद। इस हवाले से अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। बात कर लेते हैं आज बैरिस्टर गौहर की और दूसरे रहनुमा जो हैं पीटीआई की, उनकी फाइनली मुलाकात जो है वो इतने बड़ा जो सानिया हुआ उसके बाद आज फर्ज डे था कि वो इमरान खान साहब से मिले। बहुत सारी बातें सामने आई, बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन जो थी उनको क्लियर किया बैरिस्टर गौहर ने। एक तो उन्होंने जो सैकड़ों अमवात का जिक्र किया था अली अमीन गंडापुर ने, उन्होंने बाहर आके जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने उसकी तरदीद की। खान साहब की तबीयत के हवाले से बहुत सारी बातें की जा रही थी। कासिम सूरी साहब का जो है वो ट्वीट था कि उनको जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया है कहीं और उनकी तबीयत सही नहीं है और कोई जहरीली गैस है जिसकी वजह से उनका दिमागी तवाज़ुन सही नहीं है। ये सब बातें जो है इसकी भी तरदीद की। ना सिर्फ बैरिस्टर गौहर ने बल्कि दूसरे रहनुमा भी आज टीवी शोज़ में आते रहे और तरदीद करते रहे। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एलन मस्क साहब फरमा रहे थे कि जनाब अब जो ट्रेडिशनल मीडिया है या आपके टीवी चैनल्स हैं, अखबारात हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। ना इनको कोई पढ़ता है, ना सुनता है, ना देखता है, ना इनकी क्रेडिबिलिटी है। तो क्रेडिबिलिटी किसकी है? वो कहते हैं जो फोरम मैं चलाता हूँ जिसको सोशल मीडिया कहते हैं, ट्विटर के हैं, फेसबुक हैं, टिकटॉक के हैं, इंस्टा के हैं, या जो भी फोरम्स हैं, अब उनकी होगी। दुनिया में उन्होंने कहा जनाब सहाफ़ी और इनकी तो कोई पूछते नहीं है, ना इनकी कोई कदर है, ये अब जाएँ छोले बेचें। और फिर इसके बाद आपने देखा होगा हमारे पीटीआई के दोस्त जो हैं वो भी इस गर्दान पे चल मिलते हैं हमें, बल्कि कई दफ़ा हमारी मुलाकातें होती रहती हैं वहाँ पे। तो वो ये फरमाते हैं कि जनाब अब तो इसकी इस ज़रूरत नहीं रहेगी मेन मीडिया की, इसको आप छोड़ें जी, पुरानी बातें होंगी। आप तो यूट्यूबर की बात करें, अब आप जो ट्विटर की बात करें, किसके फॉलोइंग हैं, किसके लाइक्स हैं, किसके व्यूज़ हैं। देख लिया आपने, अपने व्यूज़ भी देख लिए, अपनी फॉलोइंग भी देख ली, अपनी खबरें भी देख ली, अपनी क्रेडिबिलिटी भी देख ली। मैं तो ये कहता हूँ सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी ने कोई डिसऑनर किया है उन बेचारे लोगों को जिनकी डेथ्स हुई हैं यहाँ पे, उनके बकाया वो पीटीआई ने सबसे ज़्यादा किया है। यू शोड देम डिसरिस्पेक्ट। जब आपने इतने बड़े झूठ बोले और उनको रिवर्स किया है और कहते डटे रहे, और कोई आम लोग भी नहीं थे, मतलब वे अगर लतीफ़ खोसा साहब गवर्नर पंजाब रहे हैं, क्योंकि आम आदमी नहीं थे, वजीर रहे हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, वो नेशनल टीवी पे बैठ के इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, कोई माफ़ी नहीं है, कोई सॉरी नहीं है, कोई पीटीआई के अंदर से कोई आवाज़ नहीं उठी कि सर आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसे मत करें और इसका झूठ का खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। या कोई 50 का फिगर दे रहा है, कोई 200 का दे रहा है, कोई सैकड़ों दे रहा है, कोई जनाब 20 कह रहा है, कोई फलां कह रहा है। तो आज फिर जो बातें कही हैं इन बैरिस्टर गौहर साहब ने, ये क्या है? मतलब आपने अपने आप को शर्मिंदा करवाया ना। ये पहले दिन से मैं क्या कह रहा था यहाँ पे, और हमने बहुत सारी गालियाँ भी खाई हैं, बड़े यहाँ पे बहुत बड़े बैठे हैं लोग, झूठ सुनना चाहते हैं। झूठ में सेंसेशन है, झूठ में चस है, ये झूठ में अट्रैक्शन है, लोगों को सेल करता है, आपको सच सेल नहीं करता। अब 4 दिन बाद शर्मिंदा हो रहे हैं, किसी को मुँह नहीं दिखा पा रहे, और अब ये फरमा रहे हैं कि जनाब इन्होंने कोई एक झूठी खबर नहीं थी, 3-4 झूठी खबरें फैलाई हैं और चारों से आज इन्होंने बैकआउट किया है। अब इसके बाद आप लोगों की क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी? आपका ख्याल था कि हम झूठ बोल के हुकूमत को एम्बेरस कर लेंगे, हम इदारों को करेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस को आग लग जाएगी, इस्लामाबाद को जला देंगे, कराची जल जाएगा, पूरे पाकिस्तान में लोग उठ के खड़े हो जाएंगे। देखें जी सैकड़ों लोगों को वहाँ पर गोली मार दी गई है। और यहाँ पर फिर बड़े बड़े जर्नलिस्ट, मैं जानता हूँ बड़े बड़े लोग, उन्होंने फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उन्होंने इमेजेस बनाए हैं इसी जिना एवेन्यू के कि यहाँ लहू की नहरें बह रही हैं। ये भी हमने देखे हैं और बड़े रिस्पॉन्सिबल लोग थे, आम लोग नहीं थे। उन्होंने जानबूझ के फेक उन्होंने वो लगाए, वजह कि मुल्क को आग लगानी है, मुल्क को आग, लोगों को हमने भड़काना है।
उस वक्त भी हमारे जैसे 2-4 लोग जो हैं, चलो क्रेडिट हम ले लेते हैं, कह रहे थे कि ऐसे मत करें। अगर इस तरह की चीज़ें होती तो इस वक्त इस्लामाबाद की हालत वो न होती, 278 बंदे की लाश पड़ी होती। 278 छोड़े, खुदा ना खास्ता 20-25 भी अगर होते, बहुत बड़ी तादाद थी ये। आप उन्हीं पे फोकस रहे जो जेन्युइनली तौर पर बेचारे, जिन लोगों ने जान दिया आपने 6 झूठ बोलने के बाद, सेल करने के बाद, और वो एलन मस्क के 5 बिलियन है इस वक्त लोग जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो 5 बिलियन सहाफ़ियों का ये फ्यूचर है। जो लोग फरमा रहे हैं ना कि जनाब के ये बस अब आपकी ज़रूरत नहीं रहेगी, तो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये आलम है इस ट्विटर सोशल मीडिया पे। लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए यहाँ पे जिन्ना एवेन्यू पे उन्होंने ये इसकी लहू की नहरें बहा दी हैं। अगर आप समझते हैं ये जर्नलिज्म है, ये जनाब आने वाला इसका फ्यूचर है सोशल मीडिया का, ये क्रेडिबिलिटी का आलम है, तो किसी दिन आप यहाँ एटम बम चलवाएंगे इस दुनिया में इन्हीं फेक न्यूज़ की वजह से। ऑलरेडी यहाँ पे आपको याद होगा लाहौर में एक बंदे ने, वहाँ लड़के ने उसने फेक न्यूज़ चलाई थी लंदन के हवाले से, 3 बेचारी बच्चियों को स्टैब किया गया था। तो उसने लिख दिया कि जनाब कि वो जो स्टैब करने वाला था वो कि मुसलमान था, जो एशियन था, वो लंदन में हंगामे शुरू हो गए, 1500 बंदा गिरफ्तार है इस वक्त एक खबर की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। आप कभी भी ये मुमकिन नहीं है, ये यहाँ पे यूनिवर्स की जो नेचर की उसमें नहीं है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में कि झूठ लंबे अरसे तक चल सकता है, ये नहीं चल सकता। लेकिन क्लासेस साहब, झूठ तो तभी बाहर आता है ना जब आप रियल इन्फॉर्मेशन को दबाने की कोशिश करते हैं। अगर 2-4 लोगों की भी जो है अमवात हुई, या फिर 8 की हुई, 10 की हुई, जो भी नंबर था, अगर हुकूमत की तरफ से भी बिल्कुल इस चीज़ को डिनाई ना किया जाता कि गोलियां तो चली ही नहीं, बिल्कुल कोई फायरिंग नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर फेक न्यूज़ या इस तरह की खबरें जो हैं वो फिर जन्म लेती हैं। भाई बात है, आप तो अपने सच पे डटे रहे ना, भाई हुकूमतें तो करेंगी, हुकूमतों को तो काम है। हमने कब कहा हुकूमतें सच्ची होती हैं बड़ी जनाब, ये बाकायदा कोई आसमानी सहीफे की तरह इनमें चेंज नहीं। हुकूमतें दुनिया भर में हुकूमतें झूठ भी बोलती हैं, ये कवर अप भी करती हैं, 2 नंबर भी करती हैं, चीज़ों को दबाती भी, हशा भी करती हैं, तो करती हैं। आपने अपने सच के साथ उनको शिकस्त देनी होती कि आपने सच बोले। आपने, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, ये मेरे ये शो सारे इसके वो हैं, ट्वीट भी हैं कि मैं क्या आप ये झूठ बोल के हुकूमत का काम आसान कर रहे हैं। हुकूमत बच जाएगी, इससे निकल जाएगी, पतली गली से निकल जाएगी। हुकूमत निकल गई, उल्टा उसने 96 लोगों का वारंट जारी करवा दिए, 95-96 के इन्हीं केसेस में। ये अगर उसी पे खड़े रहते, अगर वो सारे झूठ थे या सच थे पीटीआई के, तो फिर आज क्यों कह रहे हैं ये? अगर बैरिस्टर गौहर साहब के नहीं, मैं किसी से वो नहीं मानते, 12 लोग थे। आप हमेशा सच से शिकस्त देते हैं। आपको डटे रहना चाहिए था कि ये हमारे बंदे हैं, ये शनाख्ती कार्ड हैं, ये इनके घर वाले हैं, ये इनके लवाहकीन हैं। आपने तो अपने को मजाक बना लिया, अपने आप को बनवाया। उन बेचारे वो जिन लोगों ने वो जाने दी हैं उनके लिए भी दिया। आपने कहा हम 278, अच्छा यहाँ से उन्होंने शुरू किया, लतीफ खोसा साहब ने। अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं हम 278 लोगों को 1-1 करोड़ रुपया देंगे, 278 वो कितने बनता है, या 2.7 बिलियन रुपीस हम देंगे। अभी से आपने प्लान भी बना लिया कि इतने पैसे हमने इनको साइड पर रखने, जिनका भी पता नहीं है, शनाख्ती कार्ड नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, इलाका नहीं है, कोई पता नहीं है, एड्रेस नहीं है। आपका ख्याल था कि इस तरह के झूठ से आप पूरी दुनिया को वो कर लेंगे। अब आपका ये होगा, कल को खुदा ना खास्ता, मतलब वही वाली बात में शेर आया, वो जो लड़का जाता था, हमने वो एक कहानी पढ़ी थी अपने उसमें बचपन में, टीले पे जाके गांव को डराने के लिए शेर आया, लोग बेचारे दौड़ के जाते थे, आगे शेर नहीं, ही मैंने मजाक किया था। एक दिन शेर आ गया, उसने शोर मचाया, गांव का कोई बंदा शेर आके उसको लड़के को खा गया। आप तो वही काम कर रहे हैं ना, आपके साथ जो कल को जुल्म ज्यादतियां होनी है, खुदा ना खास्ता इससे ज्यादा कुछ हुआ, आप फिर रोला डालेंगे, किसी ने नहीं माना, वो कहेंगे छोड़ो यार, पिछली दफा तो झूठ बोला था, खुद इन्होंने मान लिया। तो आपने अपने साथ ये बहुत बड़ी ज्यादती की है, अपने साथ भी की है, वर्कर्स के साथ भी की है, कि कोई आपकी बात नहीं सुन रहा। सो दैट्स इससे बिग कैजुअलिटी ये हुई है कि अब इनकी बात पे आपस में, मतलब और देख लें, एक और ट्वीट हुआ जी, खान साहब को उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो सुना था आपने? हाँ, वो कासिम सूरी साहब की, उन्होंने जनाब चलाई रखा, हवाई फायरिंग किए रखी, दुनिया भर में होती रही। आज क्या कहा उन्होंने? वहाँ के खान साहब तो बिल्कुल ठीक है, एक पार्ट है, एक्सरसाइज कर रहे थे। एक और ने फरमाया, ब्रेकिंग खबर दी वकील साहब ने, वो नए भाई साहब, मैं उनसे बड़ा मुतासर, न्यू एंट्री है कोई, मैंने तो पहले नहीं देखा था। उन्होंने कहा जनाब कि मैं खान साहब से मिलने का एक्सरसाइज करके आया तो खान साहब को पसीना आया हुआ था। मैं कितनी बड़ी ब्रेकिंग खबर दे दी यार, मतलब एक्सरसाइज के बाद पसीना भी आता है, ये बड़ी खबर थी मेरे लिए। जरा देखना लोग मतलब शेयर क्या कर रहे हैं, आपके जो लोग मिलने जा रहे हैं वापस आके खबरें किस तरह की दे रहे होंगे। खान साहब वहां से एक्सरसाइज करके निकले और पसीना आया हुआ था। मैंने वाकई सोचा, मैं कि अच्छा यार एक्सरसाइज के बाद भी आता है। फिर कहा जी कोट लखपत खान साहब को वो कर दिया है। सारी मकसद इन चीजों का क्या था कि जैली खबरों के जरिए लोगों को दोबारा जो है ना वो किया जाए, उनको भड़काया जाए, उनको बताया जाए। अल्टीमेटली अब स्ट्रेटजी क्या बनी है? अच्छा लोग फिर भी नहीं भड़के। मजे की बात ये है
278 की लाशों का सुन के, सैकड़ों का सुन के, 100, 50, 1000 जो भी था, लोग फिर भी नहीं भड़के, लोगों ने फिर भी आप पे एतबार नहीं किया। सो सोशल मीडिया इज बिकमिंग ए बिग मॉन्स्टर फॉर द सोसाइटी। किसी ने खा जाएगा, ईट अप करेगा कि इन्हीं ही जैली खबरों के जरिए 5 अरब जब सहाफ़ी वो एलन मस्क के बकौल बन गए हैं, तो हर बंदे की तो कोशिश होगी मुझे लाइक्स भी मिले, मुझे व्यूज़ भी मिले, मेरा शेयर भी हो, मेरे कमेंट्स भी हो, फिर तो गड़ेगा खबरें, फिर तो ख्वाहिश को खबर बनाएंगे। आप कभी जाके देखें ना फेसबुक पेजेस जो बने हुए हैं, जो उन पर चीज़ें शेयर हो रही होती हैं, मैं हैरान होता हूं तो किन किन ये मुज़हिका खेज बातों तस्वीरों पे थाउजेंड्स ऑफ शेयर्स होते हैं। ये लोगों के इंटेलेक्ट का मैं लेवल बता रहा हूं कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है किसी नैरेटिव की बुनियाद पे, और किसी दिन आग लगाना, उसको मतलब इन्फ्लेट करना, पूरी सोसाइटी को खड़ा कर देना, खून लहू लुहान एक दूसरे को कर देना। बट दैट्स अ वेरी डेंजरस थिंग जो मैंने इस दफ़ा देखी है इन तमाम चीज़ों को। एक और आपने चीज़ नोट की होगी, उन्होंने कहा जी खान साहब ने कहा मुझे तो पता नहीं था 24 या 26 को क्या हो रहा है, क्योंकि उनके पास ना फोन था, ना न्यूज़पेपर था, ना कुछ था, तो वो जो है वो ला इल्म थे कि क्या हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, ये इसलिए किया गया है, ये बड़े मतलब देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस कि अब इन्होंने पर्चे कर दिए हैं 96 लोगों पे खान साहब पे भी हैं, बुशरा साहब पे भी हैं, गंडापुर साहब पे और बाकी लोगों पे हैं। खान साहब अगर ये नहीं कहते जी मैं तो नॉलेज में नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तो कहा ही नहीं था, हालांकि ये कॉल तो उन्हीं की तरफ से दी गई थी, खान साहब की थी ना, डुआ डई वाली वार आखिरी कॉल है 24 वाले सारी। सो ये भी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि जनाब के खान साहब को पता ही नहीं था, ताकि कल को आप डिफेंस ले सकें अदालत में, कोर्ट में कि मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो जेल में हूं, मैं आई डोंट हैव एनी आइडिया कि वहां पे क्या हो रहा था, मैंने तो किसी को नहीं कहा। बल्कि मैंने तो अब वो नैरेटिव ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है, जो अली मोहम्मद खान साहब की भी ऑडियो लीक हुई है, मे बी वो ऑडियो जानबूझ कर लीक की गई हो। अब नोट करें संजानी पे मान गए थे, ये डिफेंस है। अब इस तरीके इतने आप एफर्ट्स कर रहे हैं अपनी चीजें बचाने के लिए, मैं तो ये समझता हूँ अली मोहम्मद खान साहब की जो ऑडियो लीक है ये जानबूझ के की गई है, जस्ट ये चीजें करने के लिए कि ये ऑडियो लीक में किसको फायदा हो रहा है, किसको, खान साहब को हो रहा है कि खान साहब कहते हैं कि संजानी से आगे आपने नहीं जाना, अब डी चौक पे नहीं जाना। सो ये लीकेज जो है ना, ये भी कैलकुलेटेड लीकेज है। ये इसलिए आप नोट करें, जब बैरिस्टर गौर साहब को सवाल किया गया है, वो साथ खड़े थे अली मोहम्मद खान साहब कि इनकी ऑडियो लीक हुई है, कोई और बंदा होता रिएक्ट करता, वो ये नेचुरल सी बात है। अली मोहम्मद खान साहब वो कहते हैं झूठी है, गलत है, किसने की है, ऐसी बात नहीं है। अली मोहम्मद खान साहब स्टेट साइलेंट, ही स्टेट क्वाइट, कोई रिएक्शन नहीं आया उनके फेस पे, वो जैसे बंदे को पहले से पता होता है। सो अब खान साहब को फील हुआ है कि एक बैकफायर हुआ है, स्ट्रेटजी बैकफायर हुई है, आपके लोग मारे गए हैं। अब आज उन्होंने उनके ट्विटर पे मैं देख रहा था, आज उन्होंने कहा जनाब ये मास्कर हुआ है, जेनोसाइड, हम जाएंगे यूएनओ जाएंगे, दुनिया भर में जाएंगे, आलमी इदारों के पास जाएंगे। बिल्कुल आपको इन चीज़ों पे आवाज़ उठानी चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं ना, आपने अभी ये जो जिक्र किया, जो हम बात कर रहे हैं कि ये खान साहब जो है वो लाइल्म थे, लेकिन बीच बीच में बैरिस्टर सैफ भी उनसे मिले, उनको पता था कि क्या स्ट्रैटेजी डिस्कस हो रही है, क्या हो रहा है, ये सब खबरें तो आ ही रही थी ना। ये फोन पे बातें नहीं करवाई उन्होंने, ये तो अभी जलसे के दौरान करवाई हैं, जब हंगामे के दौरान कराई गई है। तो ये कैसे वो कह सकते हैं? बैरिस्टर गौर ने क्या कहा था, यही तो बात की थी कि मेरे खान साहब से बात हुई, उन्होंने अली मोहम्मद खान को ये फोन किया है, तो बुशरा साहब ने कहा जी मेरी बात करो, सो खान साहब ऑन बोर्ड। वो अगेन अली मोहम्मद खान भी मिलते रहे, आप उनके ऑडियो लीक देख रहे, वो भी यही कह रहे थे, मैं तो इस्लामाबाद पिंडी बैठा हुआ था खान साहब से मिलने के लिए। अच्छा ये जो आपने अभी जो जिक्र किया कि अब ये कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट में भी उठाएंगे, हम कोर्ट्स में भी जाएंगे, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, यही तो वो चीजें हैं जिन पे खान साहब को भरोसा नहीं रहा था, तभी तो एहतजाज की जो है वो कॉल दी थी। अब ये वापस सारी चीजें जो हैं वो एक सर्कल में वापस घूम रही हैं, एहतजाज में जो कुछ हुआ उसके बाद अब वो वापस कह रहे हैं कि हम ये चीज़ें पार्लियामेंट में उठाएंगे, या जुडिशल कमीशन बने, या हम कोर्ट्स में जाएंगे, हमारे साथ जो नाइंसाफी हुई है। अब खान साहब को कभी वो पार्लियामेंट से नफरत करते हैं, इट्स अ लव हेट रिलेशनशिप। जो पार्लियामेंट उनको मजबूत कर सकती थी, जहाँ से बहुत सारे नतायज ले सकते थे, पूरी दुनिया ने उनके पाँव पकड़े कि खान साहब हुकूमत ना तोड़ें। दो लोग उनके बड़े करीब थे, बड़े करीबी थे, उन दो लोगों ने कहा नहीं जनाब खान साहब हुकूमत भी तोड़नी है, असम्बलियाँ भी तोड़नी है। चलो टूट गई, फिर वो रिस्टोर हो गए, फिर पूरी कौम उनके पाँव पड़ गए, मीडिया वाले, पूरी एस्टैब्लिशमेंट, खान साहब मेहरबानी फरमाएं, हुकूमतें बदलती रहती हैं। इवन जनरल बाजवा ने भी कहा जी, मैंने कहा जी इस्तीफे ना दें पार्लियामेंट से, कभी भी अंदर से चेंज आ जाती है। खान साहब नहीं माने, उन्होंने पार्लियामेंट से इस्तीफे दिलवाए, फिर चले गए वहाँ पे उस पंजाब को, उन्होंने परवेज अली साहब को फारिग करवाया, फिर उन्होंने महमूद खान साहब को फारिग किया। उसके बाद वो दोबारा पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट में पटिशन लेके कि हमारे इस्तीफे जो कौमी असम्बली वाले ना मंजूर किए जाएं। ये आपके सामने की बात है, ये मैं तो आपको आसमान से नहीं बता रहा। अब वही कुछ हो रहा है, बंदे मरवाने के बाद, हुकूमतों को मौका देने के बाद, हुकूमत आप पे वो चढ़, इस वक्त पीटीआई कमजोर उस पिच पे खड़ी है। कुछ दिन पहले ये स्ट्रांग भी उस पिच पे, जब वो आए थे, ट्रंप साहब आए थे, तो यकदम इनका जो एक पॉपुलैरिटी ग्राफ है ऊपर चला गया था। नोट करें, हुकूमत लगती थी वो कोने खदरों में छुप गई है कि यार
कि वाकई वो ट्रंप आके वो होने नहीं होता। स्कूल में हमारी ये बच्चों की लड़ाई हो जाती थी ना, ये बड़ा मशहूर है। तो कुछ छोटा बच्चा मार खा लेता था ना, बड़े से कहते तू इधर ही रुकी, मैं जरा बड़े भाई को लेके आता हूँ मैं जरा। इन्होंने कहा तू इधर ही रुको ना, हमारा बड़ा भाई आ गया, ट्रंप आ गया, अभी हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और ये वाकई डर गए थे ट्रंप से, आप नोट करें। इन्होंने अपने ट्वीट्स वगैरह डिलीट करने शुरू कर दिए थे, ट्रंप पे थे वगैरह चीजों पे। तो खान साहब की पार्टी ने कहा इनको, वहां इधर ही रुके जनाब, आप इधर रुके, हमारा बड़ा भाई आ गया सदर बन के, हम आपकी ठुकाई करवाएंगे। दैट वाज द बेस्ट ऑफ योर मोमेंट। उसी पे डटे रहते। कुछ दिन तो इनको खौफ रहता ना, फियर फैक्टर रहता है कि पता नहीं ट्रंप क्या कर देगा खान के उसको। आपने सारी गुब्बारे की हवा 26 को खुद ही निकाल दी है कि क्या आपने कहा नहीं जनाब इससे पहले कि ट्रंप साहब कुछ करें, कि हुकूमत कोई दबाव में है, तो अब आप दोबारा पार्लियामेंट जा रहे हैं, वहाँ पे बैठेंगे, हंगामे करेंगे, शॉटिंग होगी, चीज़ें वो डिस्टर्बेंस होंगी। इन तरीक़ों से मुझे नहीं लगता कि खान साहब कोई बहुत बड़ा एक मकसद ले पाएंगे। मकसद सिर्फ यही है कि जनाब के अनारकी रहे, अनारकी के ज़रिए कोई दबाव रहे, कुछ चीज़ें करें। बहरहाल वो खान साहब भी हैं, खान साहब उनको तो कोई ना कोई समझा सकता है, उनकी अपनी पार्टी के नहीं समझा सकते। लेकिन 2-4 चीज़ें मुझे आज अच्छी लगी हैं इनकी। वापस आए ब्रेक के बाद, एक बैरिस्टर गौहर साहब की और एक मैंने बात करनी सलमान अकरम राजा साहब की। ये मतलब है ये पार्टी का फ्यूचर क्या है। आज उन्होंने 2-4 बड़ी अच्छी बातें की हैं। जरूर हम पार्टी का फ्यूचर डिस्कस करेंगे, खासतौर पर इस एहतजाज के बाद ऐसा लगता है कि पीटीआई जो है वो अब एक कमजोर फुटिंग पे है। मजीद कुछ तफसीलात जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पीटीआई में जो इस वक्त एक डिवाइड नज़र आ रहा है, क्लासर साहब हम बहुत दफ़ा इस बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन ये डिवाइड कहीं रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अभी भी कुछ स्टेटमेंट्स थी कि मुखालफिन हम में तकसीम फैलाने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और चाहते हैं कि हम में जो है वो तकसीम हो जाए, लेकिन ये तो इनकी अपनी तकसीम है। चाहे वो खान साहब से लॉयल्टी के बेसिस पे तकसीम हो और एक दूसरे पे शकूक व शुबहात का इजहार हो, या फिर एग्रेसिव और लॉजिकल तर्ज सियासत की बेसिस पे तकसीम हो, जिसमें हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि लॉजिक से और बातचीत से चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो एग्रेसिव सियासत करना चाहते हैं। इस पर भी तकसीम देखिए, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? इस पे अभी जो कहा ना कि ये उनका मुखालफिन का कसूर है कि वो आपको डिवाइड कर रहे हैं। हम बड़े भोले हैं, हम रोटी को चोची कहते हैं, हमें तो बिल्कुल दुनिया का कोई पता नहीं है। हम तो इतने सादा लोग हैं, ये बेचारे बड़े चलाक हैं, क्रुक हैं और बड़े माफियाज हैं और हमें बेवकूफ़ बना लेते हैं और हम इनके चक्कर में आ जाते हैं और लड़ पड़ते हैं। लिहाजा हमारे साथ हमदर्दी कीजिए, ये नैरेटिव है आपका। तो फिर सियासत में क्या करने हैं? सियासत तो काम क्रुक लोगों का है, ये तो बेरहम लोगों का खेल है। पावर गेम किसका है? कोई आम आदमी, नॉर्मल आदमी तो ये पावर गेम में पढ़ते नहीं है। आम आदमी को तो 9 to 5 की उसकी नौकरी से उसको जान नहीं छुटती। तो आपको कब से ख्याल हो गया कि बड़े सादा लोग हैं, वो आते हैं और वो ये हुक्मरानी की ख्वाहिश रखते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, राजे महाराजे शहजादे लगना चाहते हैं, हमारे बादशाह लगना चाहते हैं, हमारी ज़िंदगियों के फैसले करना चाहते हैं, लेकिन सादा बड़े हैं बेचारे, कोई भी इनको बेवकूफ़ बना लेते और ये लड़ पड़ते हैं। मतलब इनकी बातें सुन के आप इनके ज़रा भोलेपन की आप दाद दें कि कितने बड़े एक्टर हैं ये, और लोगों को यकीन दिला देते हैं। बहुत सारे यकीन किए बैठे होंगे कि इनके मुखालफों का कसूर है। ये सलमान अकरम राजा साहब और उसके बाद ये उसमें हो गए आपके पीटीआई के, ये केपीके के लोग जो हैं, या इवन फैसल चौधरी साहब के उनके साथ कुछ हो गए थे, फवाद चौधरी साहब के और बहुत सारे लोग होती रहती है। ये उनका कसूर नहीं है, ये हमारा कसूर है। ये मतलब उनके मुखालफिन उनको वो कर रहे हो। भाई साहब आप बड़े क्रुक लोग हैं, बड़े समझदार हैं, बड़े सियाने हैं, आपके दिमाग में राजनीति है, लोगों पर रूल करने का आप इतने फिर साथ हैं, तो भाई साहब आप हमें लीड करने ना है। यू शुड बी क्रुक, यू शुड बी बेरहम, यू शुड बी रुथलेस। अगर आपने पावर में आना है, इसके बगैर मतलब वही वाली बात कि जान देनी भी है, जान लेनी भी है। हम देख भी रहे हैं, किसी लीडर की जान तो नहीं गई ना, जिनका बता रहे थे, जिस पे आज सवाल भी हुआ है उनसे, बैरिस्टर गौहर साहब से, कि भाई साहब आप किधर थे, आपकी लीडरशिप किधर थी? ये 12 लोग जो बेचारे मारे गए हैं इन द नेम ऑफ इमरान खान साहब, पार्टी और आप लोगों के, आप लोगों में से खुदा ना खासा कोई नहीं मारा गया। आप किधर थे? ना पंजाब से कोई नजर आता है। अच्छा केपीके से लोग हैं, आपको कितने केपीके के लोग नजर आए हैं? आप लीडरशिप में देख लें, मासिया बुशरा साहबा के और अली अमीन के, मुझे तो कोई तीसरा चौथा बंदा को नजर आया होगा तो मुझे तो जहन में नहीं आ रहा। आप इन लोगों को सामने उनके लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के सामने छोड़ के आप फिर कहते हैं जनाब कि आपको उनकी मजम्मत करनी चाहिए। हुकूमत की बिल्कुल करते हैं जनाब, हम उसमें करते हैं। हुकूमत कहती है जनाब जरा इनकी वो जो फुटेज चल रही थी, आपने भी देखी जो जिन्ना एवेन्यू पे ये पुरसकून, ये पुरअमन आपका एहतजाज हो रहा था, देखा है आपने? हाथों में डंडे हैं, किसी के हाथ में गन्ने हमने देखी हैं उनके साथ हो रही थी, आग लगा दी गई, पूरे का पूरा आपका वो जल रहा है और यहाँ जलाओ घिराव किया हुआ है आप लोगों ने। हुकूमत कहते हैं जनाब कि वो कहते हैं 9 मई को आपने ये गोली क्यों नहीं चलाई?
ये इतराज़ है ना, इतना बड़ा मॉब आ गया, तब गोली चलाते, अब कहते हैं आपने गोली क्यों चलाई है। आज ये भी बड़ा मज़े का सवाल हुआ है, और बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है कि गोली क्यों चली, बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए, हम तो हर उस मजलूम बेचारी माँ के साथ हैं जिसका बेटा मारा गया। लेकिन गोलियाँ तो उस वक्त भी चली थी जब ये लबैक वाले जुलूस लेकर आ रहे थे, और इसके फ्रांस के एम्बेसडर को उन्होंने कहा था निकालें यहाँ से, याद होगा आपको, और जेल हम के किनारे वो बहुत बड़ी कैजुअल्टीज हुई थी। वो तो उस वक्त इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, उन्होंने स्टेट की रिट की बात की थी, बिल्कुल स्टेट की रिट होनी चाहिए। उस वक्त हमने इमरान खान साहब को सपोर्ट दी थी कि एज ए प्राइम मिनिस्टर आप नहीं अलाउ कर सकते जत्थों को कि वो वहाँ से चलें, लाहौर से चलें, जीटी रोड से आएँ और उसके बाद आके ये फ्रेंच एम्बेसी को खुदा ना खास्ता आग लगा दें, डिप्लोमेटिक एनक्लेव में घुस जाए, फिर घुसने देते। आपने नहीं रोकना था। जैसे अब आप कहते हैं हमारे भी इनको ना रोका जाए, ये भी पीसफुल थे, तो वो भी कहते हैं हम भी पीसफुल थे। रियासत को बड़े टफ फैसले बाज़ दफ़ा करने पड़ते हैं, जो आपको मुझे उनसे बहुत सारा इख्तिलाफ हो सकता है। कहीं पे आप बातचीत करने को तैयार नहीं, कहीं पे SOPs करने को तैयार नहीं, कहीं पे रुकने को तैयार नहीं है। अच्छा, खुद बहादुरी का ये लेवल है, वो जो कह रहे थे, आज मैं सुन रहा था, उनको चल रहा था, ये सलमान अकरम राय साहब खुद कितना बहादुर है माशाल्लाह। अच्छा, वो पढ़ा लिखा आदमी है, समझदार आदमी है। आई लाइक, मुझे बैरिस्टर गौहर साहब और सलमान अकरम राय साहब अच्छे लगते हैं। पार्टी इनके हाथ में दे दें, ये बेहतर हो जाएगी। मतलब मोहम्मद ये हो गए मोहम्मद, ये क्या नाम है, अली मोहम्मद खान साहब, ये उसके बाद ये बैरिस्टर गौहर साहब और सलमान अकरम राजा साहब, इन तीनों को अगर कुछ अरसे के लिए पार्टी दे देना कि भाई साहब आप चलाएं, इसमें खान साहब भी जरा चुप करके कुछ दिन बैठ जाएं, ये पार्टी बहुत सारे मसले हल कर लेगी। मैं आपको शर्त क्या कह रहा हूँ, दे आर डिसेंट पीपल, बात करते हैं, तमीज़ से करते हैं, सलीके से करते हैं। आज कितनी बड़ी अच्छी बात की है उन्होंने, बैरिस्टर गौहर ने, उन्होंने कहा भाई साहब मेरी माफ़ी, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, झूठी बात भी नहीं करूंगा, ओहदा देना है दें, नहीं देना मत दें, अगली दफ़ा मैंने लेने नहीं है ओहदा। उनको एहसास हुआ है कि यार मैं अच्छा खासा एक वकील था, अच्छा खासा डिसेंट आदमी था, मेरा एक फैमिली बैकग्राउंड, मैं पॉलिटिक्स में इसलिए आया था, मैंने गालियाँ खानी है, झूठ बोलने हैं, और मैंने यहाँ पे लोगों को वो कर मरवाना है, और उनकी लाशों की बुनियाद पर हमने पावर में जाना है। लेकिन मसला तो ये, जब ये बात करने जाते हैं तो इनकी लॉयल्टी पे जो है वो जो है वो सवाल उठना शुरू हो जाते हैं। हमने देखा है कि ये फलां के एजेंट है, इन पे स्पेशल मेहरबानी, उसका नतीजा देख रहे हैं आप। मतलब खान साहब को अपना एक उनका तरीका है पार्टी चलाने का। एक उन्होंने अपना ग्रुप रखा जिनको कहते हैं मारो और मार जाओ, वो गंडापुर साहब हैं, उनको आगे किया हुआ है, वो साथ बुशरा साहब भी उन्हीं के साथ हैं। एक ग्रुप है नहीं यार आप लोग जरा मामला संभालो, जरा वो रहो, ठंडे रहो, उसमें सलमान अकरम राय साहब, बैरिस्टर गौहर। आप अपनी पार्टी के अंदर ये पैरेलल ग्रुप अगर चला रहे हैं कि एक है जिसका काम डंडा सोटा है, गोली वाली सरकार है, एक को कहते नहीं आप हाथ में एक उसको ऑलिव वो ब्रांच लेकर जाएं और हुकूमत से मुज़ाकरात करें, फौज से करें, मतलब इसको कहते हैं कैरेट एंड स्टिक। उसका नतीजा क्या निकल रहा है? पंजाब का जो वर्कर है, पंजाब की लीडरशिप की अप्रोच बड़ी डिफरेंट है, वो नहीं निकले बाहर, उनको भाई साहब हम वोट दे सकते हैं, लोग हमारे साथ हैं। ये सलमान अकरम राय साहब आज कह रहे थे, आज बड़ी वजाहतें दी हैं उन्होंने इस बात की, वो तो कहते हैं अप्रिशिएट किया उनके रोल को, जो है कि वो क्योंकि इतनी पाबंदियां लगी थी इसलिए हम निकल नहीं सके, उसके शहर के अंदर हालात अलग थे लेकिन बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। मैं फिर क्या कहूँ, मैं क्योंकि सलमान अकरम राय साहब मुझे अच्छे लगते हैं, इसलिए मुझे उनकी गुफ्तगू अच्छी लगती है, लेकिन वो कब तक इस पार्टी में रह सकते हैं? आज वो कहते हैं जनाब जबर के अगेंस्ट निकलना होगा, आपको बाहर आना पड़ेगा, वो बड़े एकेडमिक, बेसिकली वो किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वाली गुफ्तगू करते हैं। ठीक, सलमान अकरम राय साहब एक मतलब यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट लगते हैं, जो वहाँ पे अपने सारे प्रोफेसर लगते हैं, स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे हैं, उनकी गुफ्तगू ठहरा हुआ स्टाइल, अच्छे वकील रहे, नाम है, सब कुछ है। अब वो कहते हैं ना आपको जबर के खिलाफ आवाम को निकलना पड़ेगा। भाई साहब आप उस दिन निकले थे, ये 24 नवंबर को, आप अपनी गाड़ी में छुप के अपनी वीडियो बना रहे थे। भाई पार्टी का सेक्रेटरी जनरल अगर जुर्रत नहीं कर रहा तो बेचारा एक रेडी वाला मजदूर किसान वो कैसे जुर्रत करेगा? आप जुर्रत दिखाएंगे तो आएगा। आप फिर पार्टी को बता दें कि भाई साहब ये हमारा मेथड मेरा नहीं है, जो आज उसने कहा, बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि भाई साहब मेरी तौबा है, मेरी बात से, मेरे भी बच्चे हैं, फैमिली है, बड़ा मैंने आप लोगों को सुन लिया, बर्दाश्त कर लिया, पार्टी मुझे पैसे तो नहीं दे, एक MNA की सीट के लिए अपनी जान की कुर्बानी देंगे आप, मतलब गोलियां खाएंगे, वहां पे जाएंगे, लड़े भिड़ेंगे, वही मैसेज था ना उनका। सलमान अकरम राय साहब ने आज कह दिया, काशिफ अब्बासी साहब के शो में सुन लिया होगा कि बुशरा साहब ने गालियां दी हैं। गालियां मतलब आपकी लीडरशिप जो है वो बुशरा साहबा से गालियां खा रहे, पार्टी का सेक्रेटरी जनरल खा रहा है, और हामिद रजा साहब जो आपकी वो सुन्नी काउंसिल के वो हैं, वो गालियां खा के हैं। ये आपकी पार्टी का ट्रीटमेंट है उनके साथ। तो ये बताएं ना क्लासरा साहब, आपने तो इतनी पार्टीज को बनते टूटते वापस बनते देखा है, रियासती जबर को बर्दाश्त करते हुए देखा है, फिर वो वापस आ जाती हैं। इस किस्म का डिवाइड अगर पार्टी में रहेगा तो पार्टी कभी भी किसी भी स्ट्रैटेजी पे मुत्तफिक क्या हो सकेगी, और अगर नहीं होगी तो फिर क्या पार्टी का फ्यूचर? हर डेमोक्रेटिक पार्टी में इख्तिलाफात होते हैं। हम ये कहें कि पार्टी में इख्तिलाफात नहीं होते, गलत बात होगी। ये डेमोक्रेटिक पार्टी है, कोई रेजिमेंट तो नहीं है ना, कोई आपका कोई गैरिजन तो नहीं है ना, कि या स्कूल की कोई प्राइमरी स्कूल की क्लास तो नहीं, हेडमास्टर की आंख है तो बच्चे सहम जाएं। एक डेमोक्रेटिक पार्टी में इख्तिलाफात भी होते हैं, डिबेट भी होती है, वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होती है, गुफ्तगू, लेकिन फैसला अल्टीमेटली फिर वो आपकी पार्टी करती है, जो मेन आपकी वो कोर कमेटी होती है। हर पार्टी में ये प्रॉब्लम
रहे। हर पार्टी में 2-3 ग्रुप थे। मुझे याद है नवाज शरीफ साहब जब नहीं थे, वो जद्दा में थे, तो उस वक्त चौधरी ये निसार अली खान साहब और जावेद हाशमी साहब के दरमियान डंडा सोटा चलता था। ठीक, उनके 2 ग्रुप थे, वो आपस में लड़ते फिरते थे। मियाँ साहब बड़े खुश थे कि आपस में लड़ते रहे ताकि मेरे खिलाफ यूनाइट ना हो जाए, मैं वहाँ जद्दा बैठा। उससे दोनों माशाल्लाह, एक कुरैशी साहब, चौधरी साहब ने, सॉरी हाशमी साहब और चौधरी साहब ने डट के उन्होंने बाज और डंडा सोटा चलाया। उन्होंने पूरे दुनिया ने तमाशे देखे, हम यही पार्लियामेंट में देख रहे थे। उसके बाद नवाज शरीफ साहब जब गए उधर, वहाँ पे लंदन में थे जब ये हो रही थी, उस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब और शायद खकाना भाई साहब के दरमियान चल रही थी, इनकी टक्कर चल रही थी। बेनजीर भुट्टो साहब दुबई में थी, तो मखदूम अमीन फहीम साहब और उनके अगेंस्ट एक ग्रुप था, एक जरदारी साहब का ग्रुप था, एक बीबी का ग्रुप था। सो हर पार्टी में ग्रुपिंग रहती है। खान साहब का प्रॉब्लम ये है कि गलत टाइम पे वो गलत ग्रुपिंग कर रहे हैं। उन लोगों ने वैलेंट वो पॉलिटिक्स नहीं कर रहे थे, ये जहन में रखें। ना बेनजीर भुट्टो साहब कर रही थी, ना नवाज शरीफ कर रहे थे, वो पॉलिटिकली तौर पे अपने ग्रुप्स को यूज कर रहे थे। खान साहब की पार्टी में यह है कि गोली से कम बात नहीं हो रही, लड़ाई झगड़े से कम बात नहीं हो रही। ये लाशों से इनको बचना होगा, इनको थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट देना होगा, पार्टी वर्कर को देना होगा। जो पार्लियामेंट वाला रूट है, अदालतों में जाए, पार्लियामेंट में जाए, इंटरनेशनल जाए, वो दबाव रखें। बंदे मरवाएंगे, खुद मरेंगे, तो पार्टी के फिर पंजाब में से कोई नहीं निकल रहा। वो तो अब उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि हम पार्लियामेंट में भी जाएंगे, बंदे मरवाने के बाद पार्लियामेंट जाएंगे, अदालत भी जाएंगे। सो लेट्स सी कि क्या स्ट्रैटेजी रहती है पीटीआई की और कितनी कामयाब रहती है। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे कि सदर बाइडन ने जो है वो सदारती माफी दे दी है अपने बेटे को 2 केसेस में। इस हवाले से बात करेंगे। अनवर इकबाल साहब हमारे साथ वाशिंगटन डीसी से मौजूद होंगे। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात करेंगे इस वक्त यूएस में सदर बाइडन जो है उन्होंने सदारती माफी दे दी है अपने बेटे हंटर बाइडन को 2 केसेस में। एक टैक्सेस के हवाले से केस है और एक ड्रग यूज के हवाले से केस है। जबकि सदर बाइडन बार बार ये कह चुके हैं अपने दौरे हुकूमत में कि मैं जो हूँ वो जस्टिस डिपार्टमेंट में बिल्कुल मदाखलत नहीं करूंगा, लेकिन अब जाने से पहले उन्होंने अपने बेटे को सदारती माफी दी है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अनवर इकबाल साहब, सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम वाशिंगटन डीसी। अनवर साहब। वालेकुम अस्सलाम बेबी। थैंक यू सो मच अनवर साहब फॉर जॉइनिंग अस। क्या तफसीलात आप हमें दे सकते हैं इन 2 केसेस के हवाले से? और बार बार सदर बाइडन ने कहा कि मैं मदाखलत नहीं करूंगा जस्टिस डिपार्टमेंट में, इस हवाले से इसको आप कैसा देख रहे हैं? बेबी देखें, बात ये कि ये उनका आखिरी दौर है, उसके बाद इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना, ठीक है? तो उनका कोई पॉलिटिकल स्टेक नहीं है, कोई खौफ नहीं। 2-3 चीजें होती हैं, खौफ या लालच इंसानों को मोटिवेट करती हैं। सारी दुनिया के जो इंसान एक जैसे होते हैं, ठीक है? तो अब बात यह है कि अब वो अगर ये चले गए और ट्रंप आ रहे हैं उनके बाद, ट्रंप जो है वो उनकी बड़ी दुश्मनी है उनके साथ, ट्रंप के साथ। तो वो ट्रंप साहब अगर आ गए तो वो ये करेंगे कि उनको जो है, आपको पता, ना सिर्फ सजा देंगे बल्कि पूरी तरह उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और हर तरह के तरीके से उनको उनके लिए एक हैंडल होगा। तो फिर इंसान जब उसको पता है कि उम्र उसकी 82 साल से ऊपर हो चुकी है, आगे उसने सियासत नहीं करनी है, बेटे का मामला है, बेटा चला जाएगा, तो फिर थोड़ा सा इंसान उसूलों को एक साइड में रख के इस तरह की मुनासिब कार्रवाई कर देता है। जी, ये बताइएगा अनवर साहब के ये ट्रम्प जो हैं वो भी माजी में इस तरह की माफ़ी दे चुके हैं अपने जो सन इन लॉ हैं उनके वालिद को। अब अगर इस तरह बाइडन, जिन्होंने बार बार कहा कि मैं जो हूँ वो जस्टिस डिपार्टमेंट में मदाखला नहीं करूँगा, अब जाते जाते उन्होंने भी माफ़ी दे दी है, तो ट्रम्प एक आपको मालूम है कि एक यूनिक किस्म की सियासत करते हैं। अब उनके लिए उनको तो और वो स्पेस और रूम मिल जाएगा कि वो कहते हैं ना कि व्हेन यू गो लो वी गो हाई, तो उनको जो है एक मिले ना मिले वो तो पहले कह चुके हैं, कि जो वो लोग हैं जो 6 जनवरी के वाक़े में मुलविस थे, जिनको अमेरिकी कोर्ट से सजा हो चुकी, जो जेलों में बैठे हुए हैं, उनको ना सिर्फ उनको माफ कर देंगे बल्कि जिनको सजाएं हो गई उनको भी फुल माफी देंगे और ये कहेंगे कि उनको गलत सजा हुई थी। उसके बाद शायद उसका रास्ता खुल जाए कि उनको फिर कोई माली वो भी मिल जाए, जो तावान के तौर पर कोई रुकमात भी मिल जाए। तो ये तो यहाँ तो ट्रंप साहब के आने के बाद से तो फिर जाहिर लगता है कि वहाँ वैसे ही पॉलिटिक्स होगी जैसे हमारे मुल्कों में होती है। जी जी ठीक। अच्छा अनवर साहब, हमारे यहाँ ये समझा जाता था कि इस तरह के काम जो है ना, अपनी फैमिली को, वालिद को, भाई को ये फेवर देना, पार्डन करना या उनको
ये सारे हरकतें जो हैं शायद पाकिस्तान जैसे मुल्कों में होती हैं। हमारे यहाँ तो आपको पता है हर वक्त हम रोते रहते हैं, हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। दुनिया के बाकी मुल्क बड़े अच्छे हैं, हमारे यहाँ सारी गलत करप्ट प्रैक्टिसेस हैं। इससे तो लगता है कि वो तो दो हाथ आगे हैं। कम अज़ कम हमारे यहाँ तो किसी सदर ने, वज़ीर आज़म ने अपने बच्चों को कम अज़ कम इस तरह का पार्डन तो नहीं दिया जो अब हम देख रहे हैं अमेरिका में। सर नहीं, हमारे यहाँ तो पार्डन देने की जरूरत नहीं होती ना, वो पहले ही मैनिपुलेट करके निकाल लेते हैं। यहाँ मैनिपुलेट नहीं कर सकते तो पार्डन देनी पड़ गई। रही बात यह कि मैंने कहा ना कि बेसिकली इंसान सारे एक जैसे होते हैं। इंसान जो कहते हैं घुटना जो है हमेशा क्या कहते हैं सीने की तरफ झुकता है, और इंसान जो है दूसरा अंग्रेजी में भी कहते हैं ब्लड इज थिकर देन वाटर। तो जब मामला अपनी औलाद का होता है तो उसूल वगैरह को इंसान जरा एक तरफ रख देता है। अच्छा, मेरा ख्याल जो इनका एक और बेटा था, मैं अगर गलत नहीं कह रहा प्लीज करेक्ट मी, जब ये वाइस प्रेसिडेंट थे ओबामा साहब के साथ, तो इनका एक बेटा कैंसर से शायद उसकी डेथ भी हो गई थी, तो लिहाजा उन्हें ये भी एक दबाव होगा कि मेरा एक और बेटा है, अब अगर ये मैंने ट्रंप के आगे डाल दिया, ऑलरेडी वन इज डेड, दूसरे को मैं दे दूं 10-15 साल वो जेल में चला जाए, और इस वक्त हमारी एज जो है दोनों मियाँ बीवी की वो बहुत ज़्यादा है, 80 से ऊपर है, तो हमारा किसने ख्याल रखना है? सो दीज वर द कंसिडरेशन, आपको लगता है ये बिल्कुल होगा। और फिर बेटे की मोहब्बत भी है, एक ही बेटा रह गया है, एक मर चुका है, इंसान ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, खुद भी बीमार रहते हैं। आखिरी उम्र में उनको ये भी ख्याल होगा कि ट्रम्प के टर्म खत्म होते होते तक मैं रहूं ना रहूं, और उसके बाद 4 साल बाद वो मेरे जाने से पहले ही वो सारी उम्र उसकी जेल में गुजर जाए, तो पहले ये काम करके जाऊंगे। ट्रम्प तो नहीं छोड़ेंगे। अच्छा सर, ये बताएं वहाँ पे अमेरिकन पब्लिक और अमेरिकन मीडिया का क्या इस पे ये रिस्पांस है? क्या वो भी सिंपैथेटिक ये चीजें सोच रहे हैं जो आप और मैं एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं, या वो वहाँ पे असूलों पे खड़े हुए हैं कि नहीं भाई ये गलत किया है इन्होंने, सदर ने? दोनों बातें हो रही हैं। ये जरूर कह रहे हैं कि गलत किया है, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि इस उम्र में आके इंसान कमजोर हो जाता है, ऐसे ही करता है, इकलौता बेटा है, बहुत सफर किया है, ये है वो है। ये वही बेटा है जिसका ये यूक्रेन के हवाले से भी वो बताते हैं ज़ेलेंस्की की, और जब ये ट्रम्प की मुलाकात हुई तो उसने कहा भाई साहब आपके पास बहुत सारा मवाद है, मेरे को $50,000 पे कोई कंसल्टेंसी कर रहे थे, वो भी स्कैंडल सामने आया था। ये वही वाला बेटा है सर? बिल्कुल। अच्छा, कंसल्टेंसी का तो मसला ये कि यहाँ चूंकि ये तो कानूनी है ना, सारे मुल्कों में जो है ये गैर कानूनी है, यहाँ तो कंसल्टेंसी कानूनी है। आप सिर्फ अपने आप को रजिस्टर करा के गवर्नमेंट से कंसल्टेंसी कर सकते हैं। तो खुफिया कर रहा था ना, वो तो खुफिया कर रहा था, इसका पता नहीं चला था। अच्छा सर, ये दूसरा ये कि इसका ये जो 6 जनवरी वाले अक्यूज हैं 2020 वाले जिन्होंने अटैक किया था, तो ट्रंप जब अभी बात हो रही थी तो ट्रंप साहब तो आते ही उनको पार्डन कर सकते हैं कि भाई साहब जिन लोगों को सारे अखबारों ने इस बात पे कम फोकस किया है कि बाइडेन ने क्यों किया ऐसा, इस बात पे ज्यादा फोकस किया कि अब ट्रम्प क्या करेंगे। ट्रम्प पहले कर चुके हैं, इस पे अलबत्ता क्रिटिसाइज हो रही है बाइडेन पे, तो उन्होंने ट्रम्प का काम आसान कर दिया। अब ट्रम्प जो है ट्रम्प तो बहुत आसानी से सब कुछ कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया सर जी, थैंक यू सो मच अनवर इकबाल साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। आज के लिए नाज़रीन इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।